Question number 4. According to Bohr's theory, electron occupy discrete energy levels. एनर्जी लेवल से मुराद यहाँ पे है शेल. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल वो एक एनर्जी लेवल मतलब एक शेल के अंदर रोटेट करते हैं. तो फिर वो रोटेट करते करते स्पाइरल करते करते वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर जाते, इसका आंसर हमें देना है. ये जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि कॉन्सेप्ट है एक क्लासिकल फिज़िक्स. क्लासिकल एक कॉन्सेप्ट है, उसके पास एक और कॉन्सेप्ट है जो बोहर्स ने दिया था. क्लासिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था. इन्होंने बोला था, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इन्होंने बोला था एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके आगे पीछे घूम रहा है, ये घूमते घूमते स्पाइरल करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास बोहर आए और उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता. न्यूक्लियस है, इसके अराउंड शेल है, शेल के अंदर, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब हर इलेक्ट्रॉन की अपनी खुद की एक पोजीशन है, अपनी खुद का एक शेल है, घर है जहाँ पे वो रोटेट करता है. तो उसने ऐसा क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं स्पाइरल करके गिर जाते. तो इसका आंसर अगर हम ऑप्शंस को थोड़ा देखें, न्यूक्लियर रिपल्जन प्रिवेंट्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस ग्रेविटी, ग्रेविटी कहाँ से आई यहाँ पे, ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट्स आर अलाउड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. एक और बात, इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल नेचर होता है, दे आर पार्टिकल एज वेल एज वेव, जो कि हमें डी ब्रोगली ने बोला था. अब मैं इसका मतलब बताती हूँ. इसका मतलब ये है ओनली स्पेसिफिक ऑर्बिट्स आर अलाउड. इसका मतलब ये है कि हमें बोहर ने बोला था कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमेगा. कहाँ घूमेगा? एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, मतलब डिस्क्रीट शेल में घूमेगा. तो जो घूमेगा शेल वो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है जहाँ पे वो अलाउड है सिर्फ घूमना, और ये एनर्जी भी रेडिएट नहीं करेगा. ठीक है. अनलेस ये अनटिल ये अपना शेल जंप करके चेंज नहीं करता, ना ही वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. एक स्पेसिफिक लेवल दिया गया है, वहीं पे वो रोटेट करता जाएगा. तो इसके लिए ही ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. और ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन भी. इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ऑर्बिट्स वेयर दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. ओके, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इट्स फ्रॉम न्यूक्लियर फिज़िक्स. Okay, a radioactive isotope has a half-life of 2 years. Half-life क्या होती है? Half-life, अगर आपको नहीं पता half-life क्या होती है, half-life एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ होता है वो अपने हाफ में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस मैं बोलती हूँ मेरे पास एक सब्सटेंस है, मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसकी हाफ़ लाइफ जो है, ठीक है, वो है 1 सेकेंड, और मेरे पास है 100 ग्राम्स अभी. तो क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा 50 ग्राम्स में. एक और 1 सेकेंड बीतेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 25 ग्राम्स के अंदर. ठीक है. तो इस टाइम पीरियड को जिसमें एक सब्सटेंस हाफ में कन्वर्ट हो जाए, क्वांटिटी हाफ हो जाए, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, उस टाइम पीरियड को. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है इफ़ 100 ग्राम इज़ प्रेजेंट इनिशियली हाउ मच रिमेन्स आफ्टर 6 आवर्स. 6 घंटे के बाद कितना होगा. यहाँ पे हाफ लाइफ इन्होंने दी है 2 आवर्स, और हमें दिया गया है 100 ग्राम्स दिए गए हैं, और हमें ऑब्जर्वेशन टाइम 6 आवर्स है. सिंपली एक काम करें तो 100 ग्राम्स है हमारे पास, 2 आवर्स के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे 50 ग्राम के अंदर,
और 2 आवर्स बीतेंगे तो ये 25 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 घंटे बीतेंगे तो ये 12.5 ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो देखें 2 + 2 + 2 6 आवर्स हुए। 6 आवर्स के बाद कितना सब्सटेंस रह गया? 12.5। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, यही सेम बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में है। दिस MCQ इज़ ऑल्सो फ्रॉम न्यूक्लियर फिज़िक्स। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया था। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हमें पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आपस में रहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा करीब होके रहेंगे उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो आपस में जुड़े रहें, आपस में दे लिव टुगेदर। उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये मास न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम कहते हैं मास नंबर, या मैं कहती हूँ एटॉमिक मास। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। वाई इज आयरन वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर? सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर क्यों है कर्व पे, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है? अगर मैं वो ग्राफ बना के दिखाऊँ थोड़ा सा, अगर यहाँ पे ये बाइंडिंग एनर्जी है और यहाँ पे मेरे पास है मास नंबर। अगर मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा बताऊँ किस तरीके से दिखता है, अगर आपने मे बी पढ़ा भी होगा, तो ग्राफ कुछ इतना नीचे नहीं आता, बस इतना, इस तरीके से होता है। इस ग्राफ का मतलब क्या है? जैसे जैसे देखें आप, शुरू के 20-30 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जहाँ पे ये कर्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? आयरन है। इसका अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता है कि एक बात बता दूँ, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस सबसे स्टेबल होता है। तो आयरन जो है ग्राफ में सबसे ऊपर है, तो इसलिए ये इसका न्यूक्लियाई बहुत स्टेबल है। और जैसे से फिर आप 50 मतलब ये जो आयरन के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका देखें ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आयरन जो है वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर क्यों है? इसका मैंने आंसर जो सबको एक्सप्लेन किया। अब हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट हैज़ द मोस्ट प्रोटॉन्स, नहीं, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके इससे ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं। इट लाइज एट द पीक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, येस, दिस इज द आंसर। ठीक है, इट अंडरगोज रैपिड फिजन, नहीं, इट हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है? दैट्स हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था एक उसका बाइंडिंग एनर्जी कर्व का। आई होप इट्स क्लियर। और ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन भी। आयरन 56 वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, मेकिंग इट वेरी स्टेबल। ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसका न्यूक्लियस जो है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, एक्सरे की प्रोडक्शन के बारे में। हाउ आर एक्सरेज जनरेटेड इन एन एक्सरे ट्यूब? एक्सरे कैसे बनती है? ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ये पढ़ा है, या आपने
एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़ी है, ठीक है, तो आपको ये आता होगा कि एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है जब आप हैवी मेटल के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन को मारते हो तो उससे एक्सरेज निकलती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हैवी न्यूक्लियस होना ज़रूरी है। अगर लाइट मेटल होता है तो हम उसे कहते हैं, देयर अ पर्टिकुलर नेम, आई मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, तो फ्रॉम न्यूक्लियर डिले नो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन इन द न्यूक्लियस नो, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स डीएक्सेलरेटिंग अपॉन हिटिंग अ मेटल टारगेट, यस। छोटा कर देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और आखिरी क्या है, फ्रॉम पॉजिट्रॉन पोजिशंस नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी बैक विथ मोर सच वीडियोस। If you comment down and if you ask me, then for sure. Till then, take care and stay tuned to my channel. And if it has actually helped you, so please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.